चलिए लिखिए, एडॉप्टेशन हो गया। तो इसको परिभाषा में क्या बोलें, जरा ध्यान देना। किसी विशेष पर्यावरण में, कहते हैं किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार, किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार उसमें होने वाले लाभदायक शारीरिकी, आकारिकी या व्यवहारिक परिवर्तन अनुकूलन कहलाती है। एक बार फिर से अब पूछा जाएगा अनुकूलन क्या है, क्या बोलेंगे? बोले किसी विशेष पर्यावरण में, बोले किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार, किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार उसमें होने वाली लाभदायक आकारिकी, शारीरिकी या व्यवहारिक परिवर्तन। तीन चीज परिवर्तन बता रहे हैं। पहला क्या बोल रहे हैं? आकारिकी, आकार का मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा शारीरिक, अंदर का बात बोल रहे हैं। तीसरी उसके व्यवहार, किस तरह से उनका चलना है। ये तीन चीजें बात कर रहे हैं। तो वही हमने कहा आपको कि किसी विशेष पर्यावरण, ये हर जगह नहीं संभव होगा, किसी विशेष पर्यावरण के लिए होगा। बोले किसी, या तो ज्यादा ठंड या कहीं ज्यादा गर्मी, ये भी एक विशेष होना चाहिए। बोले किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार, किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार उसमें होने वाली लाभदायक, उसमें होने वाली लाभदायक आकारिकी, शारीरिक या व्यवहारिक परिवर्तन। कौन कौन परिवर्तन? आकारिकी, शारीरिक या व्यवहारिक परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। क्या बोले मुखला? बोले क्या किसी विशेष पर्यावरण में, बोलो क्या बोले? किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार, क्या बोले? किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार उसमें होने वाली, क्या बोले? उसमें होने वाली, उसमें होने वाली लाभदायक आकारिकी, शारीरिक या व्यवहारिक परिवर्तन। कौन कौन परिवर्तन? आकारिकी, शारीरिक या व्यवहारिक परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाती है। यहां पर आपको थोड़ा समझाते तो क्लियर होगा, ऐसे हवा मुड़ जाएगा। कहते हैं क्या, एक मरुभूमि में यानी मरुस्थल में एक गाय की अपेक्षा ऊंट अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकता है। अगर हम रेगिस्तान में गाय को छोड़ दे तो कितना दिन तक जिंदा रहेगा? जब तक उसके शरीर में ऊर्जा रहेगा तब तक, फिर उसके बाद वो मर जाएंगे, क्योंकि ना तो वो पानी रख पाएगा अपने बॉडी में और ना ही उसको वहां पर घास मिलेगा, है ना रे? लेकिन जब वो उठ जाएगा तब वो खाता क्या? ऊँट कांटा मिला तो कांटा भी खा जाएगा, पत्ती मिला तो और अच्छा है। दूसरा नंबर, पानी का अगर कहीं मिल गया तो कितना समय तक रख सकता है? पूरा महीनों तक जमा करके रख सकता है। ये गाय में है नहीं। तो ये जो ऊंट है एक गाय की अपेक्षा मरुभूमि में, मरुस्थल में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मरुस्थल के लिए ऊंट अच्छी तरह से अनुकूलित है, लेकिन गाय मरुस्थल के लिए अनुकूलित नहीं है। समझ में आ रहा है रे? देखो क्वेश्चन लिखो, अनुकूलन क्या है? क्वेश्चन लिखो, अनुकूलन क्या है? इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। 3 नंबर लूट लीजिए। देखो अनुकूलन क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। हो गया? देखो अनुकूलन का, अनुकूलन लिख के डाल दो बाबू नीचे में। देखो किसी विशेष पर्यावरण में, किसी विशेष पर्यावरण में, किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार, किसी विशेष पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के अनुसार, जीवधारियों के अनुसार उसमें होने वाली लाभदायक, उसमें होने वाली लाभदायक, उसमें होने वाली लाभदायक
लाभदायक, अकारिकी, अकारिकी, शारीरिकी या व्यवहारिक परिवर्तन, या व्यवहारिक परिवर्तन देखा अनुकूलन कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, कहलाती है। हो गया, अनुकूलन कहलाती है। जैसे में लिखो, मरुभूमि में, नंबर उसका लिख सकते हो, में एक गाय की अपेक्षा, एक गाय की अपेक्षा, एक गाय की अपेक्षा ऊंट, एक गाय की अपेक्षा ऊंट अच्छी तरह जीवन रखते हैं, क्योंकि ऊंट, क्योंकि ऊंट, क्योंकि ऊंट मरुस्थल के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि ऊंट मरुस्थल के लिए अनुकूलित होते हैं। चलो हुआ, एक लाइन समझ लीजिए इनको। देखो अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, गप गरप, अस्थायी अनुकूलन, दूसरा अस्थायी अनुकूलन। कैलकुलेट अस्थायी, दूसरा कैलकुलेट। चलो देखो, एक नंबर अस्थायी अनुकूलन लिखे रहे तो अस्थायी लिखा रहे, अस्थायी अनुकूलन में देखो क्या बोलेंगे, कहता ऐसी अनुकूलन जो पूर्व की स्थिति में लौट जाती है, बोले ऐसी अनुकूलन जो पूर्व की स्थिति में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, अस्थायी अनुकूलन। जैसे उदाहरण ध्यान देना, जब तेज प्रकाश आंखों पर पड़ती है तो आंख की पुतली सिकुड़ जाती है ताकि आंख के अंदर के संरचना प्रभावित ना हो।
जब यही तेज प्रकाश हट जाता है, पुतली पुनः वापस फैल जाती है। ये जो अनुकूलन हुआ उसे कहते हैं अस्थायी अनुकूलन। कुछ समय के लिए पुतली सिकुड़ गया, लेकिन जैसे पर फिर क्या हो गया, अपनी जगह स्थिति पे आ गया। तो लिखो, पढ़ता लिखो। देखो, ऐसी अनुकूलन जो पूर्व स्थिति में लौट जाती है, देखो ऐसी अनुकूलन जो पूर्व की स्थिति में लौट जाती है, ऐसी अनुकूलन जो पूर्व की स्थिति में लौट जाती है, उसे अस्थायी अनुकूलन कहता है। पूर्व पूर्व मतलब पहले, पहले की स्थिति में। ऐसी अनुकूलन जो पूर्व की स्थिति में लौट जाती है, उसे अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। उसे अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। उसे अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। हो गया। जैसे में लिखो, जैसे में लिखो। एग्जाम में जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो जैसे छोड़ना नहीं है। जैसे में लिखो, जब तेज प्रकाश आंख पर पड़ती है, आंखों पर लिख सकते, जब तेज प्रकाश आंखों पर पड़ती है, आंखों पर पड़ती है तो पुतली संकुचित हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। हाँ, ताकि आंख के अंदर की संरचना प्रभावित न हो। आंख के अंदर की संरचना प्रभावित न हो। है और जैसे ही प्रकाश हटती है, पुतली पुनः वापस फैल जाती है। पुतली पुनः वापस फैल जाती है। पुनः वापस तो हो गया। देखो, अब अस्थायी अनुकूलन लिखो। अस्थायी अनुकूलन, परमानेंट एडेप्टेशन लिखो। तो अस्थायी अनुकूलन में क्या बोलेंगे? कहता ऐसी अनुकूलन जो पूर्व स्थिति में नहीं लौटती है। क्या बोले? ऐसी अनुकूलन जो पूर्व स्थिति में नहीं लौटती, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी अनुकूलन। अस्थायी अनुकूलन में क्या होता है? क्या आप लोग पक्षी को देखें तो पक्षी के अग्रपाद का रूपांतरण जो है वो पंख में हो जाती है। पक्षी के अग्रपाद का रूपांतरण किसमें होता है? बोलो पंख में, जो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। किसके लिए? बोलो उड़ने के लिए। क्या पुनः पंख से अग्रपाद बन सकता है क्या? तो इसे कहते हैं। हो गया। अच्छा, इसमें क्या लिखा था तुम लोग लास्ट में? और अस्थायी अनुकूलन के लास्ट में क्या लिखा? वापस फैल जाती है। वापस फैल लिखा ना, उसमें जरा उसी में दो चार शब्द जरा तो, जिसे जिसे अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। जिसे अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। जिसे अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। हो गया। चलो अब लिखो। अब अस्थायी अनुकूलन में लिखो रे, अस्थायी वाला में जो अभी परिभाषा लिखना है, लिखो। लिखो ऐसी अनुकूलन, लिखो ऐसी अनुकूलन, लिखो ऐसी अनुकूलन, लिखो ऐसी अनुकूलन जो पूर्व की स्थिति में नहीं लौटती है। फटाफट लिखो। ऐसी अनुकूलन जो पूर्व स्थिति में नहीं लौटती है। ऐसी अनुकूलन जो पूर्व स्थिति में नहीं लौटती है
ऐसी अनुकूलन जो पूर्व स्थिति में नहीं लौटती है उसे उसे अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। उसे अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। हो गया? जैसे पक्षी के अग्रपात का रूपांतरण 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 पंख में होती है। पक्षी के अग्रपात का रूपांतरण पंख में होती है। पक्षी के अग्रपात का रूपांतरण पंख में होती है। पंख में होती है। जो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। 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 हो गया? यह अस्थायी अनुकूलन कहलाती है। यह अस्थायी अनुकूलन कहलाती है। लिखो रे, एलन के नियम को लिखा है। एलन का नियम को लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखे, एलन के नियम को लिखा है। एलन के नियम को लिखा है। लिखा हुआ एलन का नियम, एलन्स लॉ है ऊपर लिखो, एलन्स लॉ। अरे जान दो, एलन एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। ये ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीवधारियों का अध्ययन किया था इन्होंने। कहाँ पर रहने वाले? ठंडे प्रदेश में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, अंटार्कटिका, है ना, फ्रांस, ऐसे जगह पर उन्होंने स्टडी किया। किस पर? स्तनधारियों पर, वहां के जंतुओं पर। इन्होंने पाया कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जीवधारी हैं उसके पैर, कान और मुंह का अगला हिस्सा, हिंदी में स्नॉट या उसी, अंग्रेजी में स्नॉट या उसी को कहते हैं थूथून। हाँ, थूथून का मतलब होता है मुंह का अगला हिस्सा, स्नॉट, SNOU। इसको मुंह का अगला हिस्सा इसे कहते हैं। तो कहते हैं क्या ये छोटी होती है। एलन का कहना इससे यही होता है कि उनके शरीर में जो उष्मा है, उष्मा का ह्रास कम होता है, इसलिए वो अपने आप को उस तरह बदला ताकि उष्मा का खर्च कम हो, क्योंकि उष्मा जरूरी है, क्योंकि ठंड प्रदेश में रह रहे हो। तो एलन का कहना हुआ कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो स्तनधारी हैं उनके पैर, कान मतलब बाहरी हिस्सा जिसे पिन्ना कहते हैं, कान और क्या बोले, तो उनकी थूथून मतलब मुंह के अगला हिस्सा क्या होता है बोलो, छोटा होता है, गर्म प्रदेश में रहने वाले स्तनधारियों के अपेक्षा। समझ गया बात को? उन्होंने लोमड़ी पर अध्ययन किया था, तो उनका कहना हुआ कि गर्म प्रदेश में जो लोमड़ी होते हैं उसकी कान बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ठंडे प्रदेश में रहने वाली लोमड़ी का कान छोटी छोटी होती है। बस समझा? फिर वही क्या कहते हैं कि उसकी जो पैर होता है वो क्या होता है बोलो, छोटा, कहाँ? ठंडे प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर रहने वाला का बड़ा। फिर उसका जो सामने वाला जो मुंह है चोट जैसा निकला हुआ रहेगा गर्म प्रदेश के लिए, ठंड प्रदेश का क्या होगा तो उनका, हाँ लास्ट में हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, फोटो इसका। तो एलन्स लॉ, तो एलन्स लॉ में क्या बोले कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले स्तनधारियों के कान, पैर और थूथून का आकार क्या होता है बोला है, छोटी होती है। किनके तुलना में?
तो गर्म प्रदेश में रहने वाले स्तनधारियों के अपेक्षा। ऐसा इसलिए ताकि वह शरीर की ऊष्मा को ह्रास होने से बचा सके, जिसे क्या कहते हैं, एलन का नियम। देखो देखो ठंड प्रदेश में रहने वाले स्तनधारियों के ठंड प्रदेश में रहने वाले स्तनधारियों के पैर, कान तथा थूथून ब्रैकेट में लिख लो, मुंह के अगला हिस्सा सामान्यतः छोटी होती है। सामान्यतः छोटी होती है। सामान्यतः छोटी होती है। गर्म प्रदेश के स्तनधारियों की अपेक्षा। गर्म प्रदेश के स्तनधारियों की अपेक्षा। गर्म प्रदेश के स्तनधारियों के अपेक्षा। गर्म प्रदेश के स्तनधारियों के अपेक्षा। इसे में लिखो, जिससे ऊष्मा का ह्रास काफी कम होती है। एलन का नियम कहलाती है। देखो उदाहरण के तौर पर पैराग्राफ करके लिखो ना, जैसा भी लिख सकते हो लिखो। उदाहरण के तौर पर ठंड प्रदेश में रहने वाले लोमड़ी, ठंड प्रदेश में रहने वाले लोमड़ी की पैर, कान और थूथून सामान्यतः छोटी होती है। हो गया। मतलब उल्टा करेगा, अगर उसका पैर बड़ा रहता है तो उसमें ज्यादा उसमें खर्च होगा। ये वैज्ञानिक का तो होता है कि अगर शरीर अगर बड़ा रहे तो एनर्जी ज्यादा खर्च होता है, कम है तो उसमें एनर्जी कम खर्च होगा। ये तो होना ही है, क्योंकि ज्यादा चेतन होगा तो हर कोशिका को ज्यादा ही चाहिए। रे लिखो माइक्रोराइजा। देखो माइक्रोराइजा, कहाँ चला गया? देखो माइक्रोराइजा, डबल आर एच आई जेड, लेट मत करो, लिखो माइक्रोराइजा। लिखा माइक्रोराइजा, लिखा? अभी कुछ नहीं, क्या है फलना डिब्बे में कुछ नहीं लिखा, माइक्रोराइजा लिखा हेडिंग में, और यहाँ तीर का निशान दो। अब जो बताएंगे सुनो ध्यान से। देखो देखो माइक्रोराइजा क्या कहते हैं? विकसित पौधा समझते हो, जैसे जिसमें जड़, तना, फूल, पत्ती सब मिलता है। समझा? आम,
नारियल, कटहल, ये सब विकसित पौधा। तो कहता है क्या, कुछ उच्च पौधे, या तो विकसित पौधे कह सकते हो, कुछ उच्च पौधे के जड़ और कवक के बीच सहजीवी संबंध, कुछ उच्च है, कुछ उच्च पौधे का जड़, यहां संबंध वो किसके साथ है, उच्च पौधे का जड़, किसका बोल रहे हैं, जड़, और उसमें क्या है बोलो, कवक। आप लोग पहले पढ़ा था दलहनी पौधा के जड़ पे गांठ रहता है और गांठ में बैक्टीरिया रहता है, इसका नाम है राइजोबियम, है ना। लेकिन यहाँ पर अलग बता रहे हैं, अलग चीज है ये। कहते हैं क्या, विकसित पौधे यानी उस श्रेणी के पौधे, इसके अंतर्गत में आता है नारियल, इसके अंतर्गत में आता है पाइनस, इसके अंतर्गत में आता है पाम, इस सब के पौधे के जड़ में, पौधे विकसित पौधे या उस श्रेणी के पौधे के जड़ और कवक, ये कवक हो गया और ये क्या हो गया बोलो, जड़। इन दोनों के बीच के सहजीवी संबंध, इन दोनों के बीच के सहजीवी संबंध क्या कहलाता है बोलो, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा करता क्या है, तो ये कवक जो है आसपास के नमी को अवशोषित करता है, आसपास के न्यूट्रिएंट्स को मतलब पोषक तत्व को अवशोषित करता है और ये बेचारा को देता है। एक और मदद करता है, आसपास के जो लवण रहेगा लवण को हटा देगा, समझ गया ना, क्योंकि लवण रहेगा तो इसको लॉस पहुंचाएगा ना, तो लवण को क्या कर देगा बोलो, हटा देगा। समझा बात को। तो वही कहते हैं आपको क्या, कि माइकोराइजा का क्या बोलेंगे, बोलेंगे विकसित पौधे के जड़, या विकसित पौधे को कह सकते हो उस श्रेणी के पौधे। बोले क्या, विकसित पौधे के जड़ और कवक के बीच के सहजीवी संबंध। देखो सहजीवी संबंध क्यों बोले, जड़ कवक को रहने के लिए घर दिया और कवक इसके बदले क्या कर रहा है, पानी, कवक से बचा लवण से इसको क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है ना, इसका ये भी इसको मदद कर रहा है, ये भी इसको मदद कर रहा है, तो दोनों आपस को लाभ पहुंचा रहे हैं, हानि तो पहुंचा नहीं रहा है। जब दूसरे को, जब दोनों आपस में लाभ पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं बोलो, सहजीवी। समझा रहे, तो क्या बोलेंगे बोलो, विकसित पौधे के जड़ एवं कवक के बीच के, मुखल क्या बोले, विकसित पौधे के जड़ और कवक के बीच के सहजीवी संबंध, क्या बोले, विकसित पौधे के जड़ और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को क्या कहता बोलो, माइकोराइजा। लिखो नीचे तीर लिखो, देखो विकसित पौधे के जड़, ब्रैकेट में लिख देना उच्च पौधे, विकसित पौधे के जड़, विकसित पौधे के जड़, विकसित पौधे के ब्रैकेट में उस श्रेणी के पौधा लिखना, उच्च श्रेणी, उच्च पौधे लिखना, क्या बोले, विकसित पौधे के जड़ तथा कवक के बीच के, तथा कवक के बीच के, कवक के बीच के, कवक के बीच के सहजीवी संबंध को, कवक के बीच के सहजीवी संबंध को, कवक के बीच के सहजीवी संबंध को, कवक के बीच के सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। इसी में लिखो, इसमें कवक नमी को बरकरार रखता है और लवण से रक्षा करता है, लवण से रक्षा करता है। हो गया, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, माइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, माइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं। देखो एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा को इंडोमाइकोराइजा, देखो एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा को इंडोमाइकोराइजा। हो गया, लिखो लिखो लिखो।
कवक मूल। हो गया रे। चलो एक्टोमैक्रोरेजा लिख के डाल दो, जल्दी से एक्टोमैक्रोरेजा लिख के डाल दो, एक्टोमैक्रोरेजा लिख के डाल दो। देखा, देखो एक्टोमैक्रोरेजा में क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसमें कवक जड़ के ऊपरी सतह पर रहता है। एक्टोमैक्रोरेजा में जो जड़ है ना, तो इसके कवक कहाँ रहेगा, जड़ के ऊपरी सतह पे। जड़ के कहां पर बोलो, ऊपरी सतह पर रहेगा। लिखो, लिखो इसमें है कवक, एक्टोमैक्रोरेजा में लिखो, इसमें कवक जड़ के ऊपरी सतह पर उपस्थित रहती है, ऊपरी सतह पर उपस्थित रहती है, ऊपरी सतह पर उपस्थित रहती है। एक्टोमैक्रोरेजा बोले इसमें कवक जड़ के ऊपरी सतह पर उपस्थित रहता है ना। जैसे में लिखो पाइनस, पाइनस लिखो और लिखो आक। पाइनस समझता है रे, कार्पिन का तेल, कार्पिन का तेल समझता है, कार्पिन का तेल इसी पौधे से प्राप्त होता है, चीड़ के पौधे से। चीड़ के ही पौधा का दूसरा नाम है पाइनस, समझा रे। कारण क्या, वो उसके ऊपर पे रहता है बेचारा। अब लिखो इंडोमैक्रोरेजा लिखो, देखो रे इंडोमैक्रोरेजा लिखो, इंडोमैक्रोरेजा में लिख के डाल दो। देखो इसमें कवक, देखो इसमें कवक जड़ के उत्तक के अंदर उपस्थित रहता है, इसमें कवक जड़ के उत्तक के अंदर, इसमें कवक जड़ के उत्तक के अंदर उपस्थित रहता है, जड़ के अंदर उपस्थित रहता है, ठीक है, उपस्थित रहता है। इसका एग्जांपल भी लिखो, नारियल, खजूर, पाम, पाम तेल जो खाता है रे, पूरा इंडिया पूरा पामे तेल खा रहा है। सरसों नाम का है पाम, पाम नहीं देखा है तुम लोग, खजूर के पेड़ के जैसा होता है। फोटो तुम लोगों को ये दो, सुनो द एंड लिखो नीचे, हाँ